मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर की क्लास में। कक्षा 11 के बच्चों को मैं अर्थशास्त्र विषय में विशेष रूप से उन लोगों का स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद कर रहे हैं हम बच्चों की आप सब लोग सकुशल होंगे। भले आज हमारे आपके बीच कोरोना और के नाते या कोविड के नाते दूरी बनी हुई है, लेकिन हम आपका जो विषय है एक सतत प्रयास के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें आप देखेंगे कि पहला लेसन जो है, प्रथम लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट है, अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पर एक बार आप निगाह डालेंगे तो इस लेसन से जरूर प्रश्न आपको मिलेगा। तो इस नाते पूरे मनोयोग से बच्चों, कक्षा 11 के हमारे बच्चों, जितना ईश्वर ने आपको ताकत दिया है, जितना एनर्जी दिया है, पूरे एनर्जी के साथ आप इस क्लास का एंजॉय करें और पूरी तरीके से हम यहाँ पर जो पहला लेसन लेकर के आए हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे। तो लेसन देखिए बच्चों क्या है। लेसन ये है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा। इसका मतलब, लेसन का मतलब पहले आप समझिए बच्चों। लेसन का मतलब साफ साफ बेटा ये है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा, कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस आजादी के पूर्व संध्या पर, अर्थात आप तो सब लोग मानते हैं कि देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कई वर्षों तक देश अपना गुलाम रहा, औपनिवेशिक भारत था हमारा। तो ऐसी स्थिति में जो हमें अर्थव्यवस्था मिली वो किस रूप में मिली, कैसे मिली, उसकी नेचर क्या थी, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, उन तमाम पहलुओं पर हमको अध्ययन करना है। इसके दो हिस्सा होंगे बच्चों। एक तो होगा 15 अगस्त 1947 के पहले पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही है, उसको हम लोग देखेंगे मिलकर के। दूसरा हम लोग देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 अर्थात स्वतंत्र भारत की जो स्थिति है, जो हमें इस रूप में करीब विरासत के रूप में जो अर्थव्यवस्था मिली 15 अगस्त 1947 की, क्या उसके नेचर है, क्या उसकी प्रवृत्ति है, क्या उसकी विशेषता है, इन तमाम पहलुओं का अध्ययन हम और आप मिलकर के इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ हम लोग यहाँ पर इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर अध्ययन या सीखने सिखाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब बच्चों देखना यह है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा। पहले तो ये क्लियर किया जाए कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या होती है। सबसे बड़ी चीजें हैं, अगर अर्थव्यवस्था ही नहीं पता होगा तो जरा ये बताइए कि फिर कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे स्पष्ट होगा कि पूर्व संध्या पर हमें किस रूप में अंग्रेजों ने विरासत के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया, क्या विशेषता उसकी रही है, या 15 अगस्त 1947 के पहले की क्या कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की, और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की जो हाल थी या विशेषता थी, फिर कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का दायित्व है विद्यार्थियों, बच्चों प्यारे, कि सबसे पहले हम आप समझा जाए कि आखिर मतलब क्या नाम है, कि अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है। क्योंकि इकोनॉमी को आप समझ जाएंगे, अर्थव्यवस्था को समझ जाएंगे, तो फिर आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्योंकि पूरे लेसन, जितने भी लेसन आप इंडियन इकोनॉमी के पढ़ेंगे, हर जगह अर्थव्यवस्था की बात है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा और आपका यही दायित्व है कि पहले हम अर्थव्यवस्था को क्लियर करें,
क्रिस्टल क्लियर करे, एकदम स्पष्ट करे, ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। तो चलिए कहते हैं कि पहला प्रश्न जो बनता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी या मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, अर्थात अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है या अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो सिंपल सी बात देखिए बच्चों, हमने मतलब क्या नाम है कि ब्लैक बोर्डिंग के माध्यम से यहाँ पे काम कर दिया है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, संचार आदि संपादित की जाती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा प्रतिमान है, एक ऐसा ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार की, कह लीजिए कि तमाम प्रकार की ऐसी आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक का मतलब क्या हुआ कि जहां से हमें कहीं ना कहीं क्या मिलता है, मुद्रा मिलता है, पैसा मिलता है, मनी मिलता है। तो क्या कह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसमें संचालित होती है, क्योंकि अगर आर्थिक गतिविधियां नहीं संचालित होंगी तो फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर नहीं होंगी, और जितना अधिक आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी इसका आकार जितना बड़ा होता जाएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी बढ़ती चली जाएगी, हमारे देश की जीडीपी उतना बढ़ता चला जाएगा, और हमारे देश की बेटा जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका जो जीवन स्तर है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, आप कह लीजिए दिनों दिन लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब साफ साफ समझिएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या प्रतिमान है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, संचार इत्यादि संपादित की जाती हैं। तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या शामिल होती है, कौन सी क्रियाएं की जाती है बच्चों, जरा से याद रखिएगा। कृषि की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है, और कहते हैं कि कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, रीढ़ है। क्या बेटा है, रीढ़ है। जैसे शरीर में रीढ़ अगर ना हो तो ये शरीर खड़ा नहीं हो सकती है, तो उसी प्रकार से कृषि की क्रियाएं संपादित होती है। और क्या होती है, तमाम प्रकार की इंडस्ट्रियल जो मतलब क्या क्रियाकलाप वो संचालित होती है। व्यापार संचालित होता है, एक देश से, हमारे देश से विभिन्न प्रकार के मतलब क्या जो विश्व के देश हैं उनके साथ आयात निर्यात होता है। बैंकिंग पता है कि आज पूरी अर्थव्यवस्था का कह लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आधार है तो क्या है, बैंकिंग। इसके बाद बीमा, क्या चीज कह रहे हैं, बीमा। आप लोग सब जानते हैं कि आज लोग सोचते हैं कि LIC जिसे आप लोग कहते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, संचार, कम्युनिकेशन। अब सिंपल सी बात है कि यदि यह संचार की प्रक्रिया ना होती, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया ना होती, तो क्या आप और हम आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप कहीं बैठे हैं, हम यहाँ आपके यहाँ रुतना कोयली उच्च विद्यालय से आपके साथ सीधे लाइव दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संचार, ये तमाम प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं मिलकर के क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। चलिए एक बेटा अर्थव्यवस्था में ये हुआ कि तमाम प्रकार के आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही है। दूसरी तरफ दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। जो काम करना चाहते हैं, जो रोजी रोटी कमाने चाहते हैं, उनको आजीविका का आधार मिलता है। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था के दो हिस्सा हुआ। एक हिस्सा ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया। दूसरी तरफ आप कह लीजिए कि लोगों को बेटा क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। इन हमारे हाथों को क्या मिलता है, काम मिलता है, कार्य मिलता है।
जिसके लिए हम आशा करते हैं कि काम मिलेगा तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो बेहतर तरीके से हमारा जो जीवन है वो अच्छे से संचालित होगी, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगा, और धीरे धीरे देश कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, आजीविका का अवसर प्रदान करती है। इसका मतलब साफ साफ देखिए यहाँ पे ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में दो चीजें निकल के आई, यहाँ साफ साफ हम लिख दे रहे हैं। एक तो क्या संचालित होती है अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्रिया संचालित होती है, और दूसरा क्या संचालित होता है, दूसरा क्या होता है कि रोजगार का अवसर, क्या किसका अवसर, रोजगार वह कह लीजिए आजीविका, क्या कह लेंगे, आजीविका। तो दो चीजें आप कह सकते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था के मुख्यतः दो हिस्सा हुआ। एक आपका हुआ आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत अभी हमने चर्चा किया कि कृषि हमारी शामिल होती है, फिर हमारा उद्योग शामिल होता है, फिर व्यापार शामिल होता है, बैंकिंग शामिल होती है, बीमा शामिल होती है, संचार शामिल होती है। साथ ही साथ इसका दूसरा सबसे बड़ा बच्चों हिस्सा ये है कि रोजगार मिलता है। क्या कहता है, रोजगार मिलता है, काम मिलता है इन हाथों को। और क्या करें, आजीविका, क्या करें, आजीविका कि जीवन चलाने के लिए कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आजीविका के, बिना जीवन के, कि बिना जो तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हमको और आपको बेटा मुद्रा, पैसा है, जो भी आप कह लीजिए इस रूप में हमें मिलता है, तो उसी के माध्यम से कहीं हमारा जीवन क्या होता है, संचालित होता है। इन तमाम बातों से दो बातें निकल के आ रही हैं कि अर्थव्यवस्था में मुख्यतः दो घटक शामिल हो रहे हैं। एक शामिल हो रहा है कि विभिन्न प्रकार की क्या चीज, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल हो रही हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो रहा है, रोजगार और आजीविका। और इन्हीं दोनों घटकों को मिला करके किसी देश की क्या बन जाती है, वो अर्थव्यवस्था। क्या बन जाती है, अर्थव्यवस्था। और कहते ये हैं कि अर्थव्यवस्था का जो आकार है, इकोनॉमी का जो आकार है, जितना अधिक बढ़ता जाएगा वह देश, वह राष्ट्र, वह समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का आकार होगा, और अर्थव्यवस्था का आकार का मतलब क्या निकालेंगे, कृषि का विस्तार होगा, उद्योग का विस्तार होगा, व्यापार का विस्तार होगा, बैंकिंग का विस्तार होगा, बीमा का विस्तार होगा, संचार का विस्तार होगा। जरा आप लोग बच्चों ये बताइए कक्षा 11 के कि अगर इनका विस्तार होगा, अगर कृषि हमारी बेहतर किया, अगर हमारे देश में इंडस्ट्री खूब लगने लगे, खूब बेटा हमारे देश से निर्यात हो रहा है, बैंकिंग की प्रक्रिया खूब बेहतर तरीके चल रही है, बीमा अच्छा हो रहा है, संचार अच्छा काम कर रहा है, तो जरा आप बताइए क्या इस देश में जो रहने वाले नागरिक हैं उनको रोजगार और आजीविका मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। आज पहले दिन की क्लास में ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बेहतर होगा तो निश्चित मान के चलिए ये 100% बच्चों तय हैं कि कहीं ना कहीं जो कह लीजिए कि राष्ट्र का विकास होगा, उस राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनका विकास होगा, और कुल मिला जुला के आप कह लीजिए कि उन नागरिकों का जो जीवन स्तर है, जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वो कहीं ना कहीं निरंतर आप कह लीजिए बेहतर होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बच्चों बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। तो बच्चों हम लोगों ने देखिए एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट करने का कोशिश किया कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो हमने अब अर्थव्यवस्था की संरचना क्या होती है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था की बनावट क्या होती है, किन किन घटकों से मिलकर अर्थव्यवस्था बनती है, इसकी चर्चा करना है। तो सिंपल सी बात है कि अर्थव्यवस्था में संपादित होने वाली जो आर्थिक क्रिया हैं उसको 3 क्षेत्रों में बांट सकती है। बेटा कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तो पूरे जो हमारी ये अर्थव्यवस्था की संरचना है, या जो अर्थव्यवस्था की
बनावट है उसको मुख्यतः हम 3 क्षेत्रों में 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया, तृतीयक क्षेत्र। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था की जो ढांचा है, अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, उसको मुख्यतः हम 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर। अब हमको ये देखना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हमारा है, जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो याद रखिएगा, कृषि आएगा, वन आएगा, मत्स्य आएगा और क्या आएगा, पशुपालन आएगा। क्या आएगा, कृषि, वन, मत्स्य, पशुपालन। और द्वितीय क्षेत्र में क्या बच्चों आएगा, द्वितीय क्षेत्र में जितने सारे उद्योग हैं, उद्योग का मतलब यहां देखिएगा, यहां पे चाहे वो कुटीर उद्योग हो, क्या होंगे, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, क्या हो जाएगा, लघु उद्योग। और इसके बाद बच्चों जितने बड़े बड़े उद्योग सब शामिल हो जाएंगे। निर्माण, निर्माण आप लोग जान, तमाम प्रकार के जो मतलब स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, बहुत जैसी परियोजनाएं बनती हैं, हाईवे बनती हैं, इस सब के सब मतलब निर्माण में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद गैस और बिजली मतलब क्या ना, ये भी कहीं ना कहीं इसी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा होती है। और तृतीय क्षेत्र मतलब जो हमारा होता है, थर्ड सेक्टर होता है। और तृतीय क्षेत्र को देखिए आप लोग लिख सकते हैं सेवा क्षेत्र। क्या लिख सकते हैं, सेवा क्षेत्र, ये नाम आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैंक हो जाए, इसमें क्या क्या तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल होगा, बैंक शामिल होगा, बीमा शामिल होगा, परिवहन शामिल होगा, संचार शामिल होगा। इसके बाद आप होटल कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षा ले सकते हैं। तो तमाम प्रकार की मतलब जो सेवाएं शामिल होती हैं। तो कुल मिला जुला के याद यहाँ रखने का प्रश्न आपको ये है, अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसे आता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को समझाइए, तो सिंपल सी बात हमने बताया कि अर्थव्यवस्था में जितने सारे क्रियाएं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनके आधार पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में या 3 वर्गों में या 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा क्या चीज, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा, कृषि होगा हमारा, वन होगा हमारा, मत्स्य हमारा होगा, पशुपालन हमारा होगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या हमारा बच्चों होगा, ऐसे याद रखना, प्रश्न ऐसे आएगा एमसीक्यू में। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हमारा हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गैस और बिजली हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि जितनी भी सारी चीजें हैं। तो इन्हीं सारे घटकों से मिलकर के, एलिमेंट से मिलकर के किसका निर्माण होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो कुल मिला जुला के याद रखिएगा, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको 3 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक और क्या चीज, तृतीयक। क्या क्या शामिल होती हैं मतलब यहाँ पे हमने मतलब पूरी तरीके से देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब इसके बाद बच्चों अगला जो पार्ट इसका आएगा पहले लेसन का, उसमें हम बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 के पहले या आज़ादी के पूर्व संध्या पर जो हमारी जो अर्थव्यवस्था किस रूप में मिली, किस हाल में मिली, इसके पहले क्या विशेषता रही है अर्थव्यवस्था को, इसको लेकर के आएंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में हम लेके आएंगे कि अर्थव्यवस्था की जो आज़ादी की पूर्व संध्या पर जिस रूप में अर्थव्यवस्था मिली है उसकी क्या विशेषता है। इन तमाम बातों की परिचर्चा अगली क्लासेज में लगातार करते रहेंगे, चलता रहेगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। मगर एक बात हमारा मूल मंत्र बच्चों याद रखना, यदि जीवन में सफल होना है, जीतना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है देश के लिए, तो हमारा ये प्रयास सतत जारी हो। और कहते हैं ना कि अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर कोई भी कार्य किया जाए तो जीत क्या है, तय है। तो इसी के साथ ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।